नमस्कार। बाखबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। बाखबर में आज चर्चा होगी विरासत का रंग विकास के संग। दरअसल मध्य प्रदेश में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ विकास भी हो रहा है, लेकिन वो विकास विरासत के साथ। मध्य प्रदेश की एक समृद्ध विरासत रही है प्रकृति पर्यटन को लेकर, और उसी विरासत की उसी गौरवशाली परंपरा को कायम रखते हुए मध्य प्रदेश का विकास हो रहा है। आज दो बड़े सौगातें मध्य प्रदेश को मिली। एक तो क्या है कि जो चीता जो कूनों में जो चीते का जो नया ग्रह बना, वहाँ पे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने चीते छोड़े 3, और भोपाल की बड़ी झील में कश्मीर की डल लेक की तरह शिकारे छोड़े गए। तो अब कहने का अर्थ है कि आपको पर्यटन के लिए कश्मीर जाने की ज़रूरत नहीं है। भोपाल में ही वहाँ के शिकारे का आपको आनंद मिलेगा। और निश्चित तौर पर ये तो भोपाल की बड़ी झील की खूबसूरती है कि दुनिया में ऐसी झील आपको कहीं नहीं मिलेगी जो भोपाल में है। ये भोपाल के लिए बड़ी सौगात की बात है। और इसी बड़ी झील के में 4 चांद लगाते हुए शिकारे छोड़े मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। आज काफ़ी संख्या में वहाँ लोग उपस्थित थे जब ये शिकारे बड़ी झील में छोड़े गए। पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, मुख्यमंत्री मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी की मौजूदगी में ये पूरा का पूरा एक गरिमा में प्रोग्राम हुआ। और एक बड़ी झील का नज़ारा एक बड़ा दिलचस्प और रंगीन नज़ारा था। तो हमेशा पर्यटन के लिए जो लोग बाहर का जाते हैं, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं, अब उनको वही आनंद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मिलेगा। तो ये जो विरासत के साथ जो विकास मध्य प्रदेश में हो रहा है, इस प्रोग्राम के माध्यम से आज चर्चा इसी पर करेंगे। और स्टूडियो में चर्चा के लिए हमारे साथ 2 बेहद ख़ास मेहमान, राजधानी के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। मैं उनको जोड़ूंगा। उसके पहले आइए देख लेते हैं आज के प्रोग्राम पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा। हमारी प्रदेश की सबसे बेहतरीन झील डल झील की तर्ज पर न केवल यहाँ पर्यटकों की दृष्टि से शिकारों का, बल्कि कश्मीर की तरह यहाँ सब्जी, कपड़े, मृगनयनी के माध्यम से हमारी स्वदेशी का प्रोत्साहन, जैविक सभी प्रकार की वस्तुओं का विक्रय, ऐसे कई प्रकार की सौगातों के साथ ही पर्यटन का नया केंद्र के रूप में पर्यटन विकास मंत्रालय द्वारा ये नई सौगात दी गई। मेरी अपनी ओर से बधाई। इस अवसर पर माननीय वन मंत्री दिलीप सिंह अहिरवार जी को भी बधाई दूंगा। आज चीता दिवस भी है। दोपहर बाद हम चीते का ये जो मध्य प्रदेश है, एक तरह से पुनर्वसाहट की सबसे अनूठी धरती है। और श्योपुर के अंदर आज जाकर के चीते भी छोड़ेंगे, लेकिन उसके पहले पर्यटन की सौगात मिली। सुबह की ठंडी हवाओं के बीच कश्मीर का एहसास कराता ये भोपाल, और ऐसे में ये अद्भुत सौगात। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी, हरियाणा के माननीय अध्यक्ष कन्याल जी, हमारे सारे मंत्रियों के साथ आज ये अद्भुत सौगात की बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, उनकी उपस्थिति से एशिया महाद्वीप पर चीतों का पुनर्स्थापन का जो संकल्प शुरू हुआ, वो धीरे धीरे करके परवान चढ़ रहा है। आज चीता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। और आज हमने मादा चीता के साथ उसके 2 शावक छोड़े हैं। कुल मिलाकर के 32 चीते हमारे अपने राज्य के अंदर वर्तमान में है। इसमें 2 अभयारण्य, एक तो गांधी सागर जहाँ 3 चीता आज विचरण कर रहे हैं, और ये श्योपुर कुन्नौ तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केंद्र बन गया है। ऐसे में धीरे धीरे करके यहीं पैदा हुए तीसरी पीढ़ी के भी शावक अब हमारे यहाँ इस जंगल में मौजूद है। मुखी हमारे देश में पैदा, अपने राज्य में पैदा हुई, उसके 5 बच्चे का जो समाचार है वो भी सुखद है। और उससे ज़्यादा सुखद है कि अपने स्वच्छंद वातावरण में अब यहाँ चंबल के अंचल में हमारे सभी नागरिक भी उनके साथ रहकर जीना सीख गए और परस्पर प्रेम भी कर रहे हैं। आपस में इनका भाईचारे का संबंध, प्रकृति के साथ जुड़ने का जो हमारा अपना मध्य प्रदेश का देश का स्वभाव है,
वसुदेव कुटुंबकम ये उसका सुंदर उदाहरण है। ऐसे में जब देश के अंदर टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है, लेपर्ड स्टेट है, वाइल्ड लाइफ के बहुत सारे जानवरों के आश्रय स्थल है, ऐसे में चीते ने अपना पुनर्स्थापन विश्व में सबसे पहले यहाँ करके हमारी उस आत्मीयता को मजबूत किया है। मेरी अपनी ओर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, हमारे सारे अधिकारियों को, मंत्री जी को इस अवसर पर सभी को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 5 गुना यहाँ पर्यटन बढ़ा है और जिस प्रकार से इनका परिवार बढ़ रहा आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के लिए, यहाँ के विस्थापित हुए नागरिकों के लिए भी रोजगार के एक अलग प्रकार के अवसर भी मिलेंगे। अब यहाँ का चीता मुरैना से लेकर शिवपुरी तक दौड़ लगा रहा है और राजस्थान की धरती पे भी घूम फिर के वापस आता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। धीरे धीरे करके सभी प्रकार की वन्य संपदा के आधार पर हमारे राज्य के जंगल बहुत समृद्ध हुए हैं। ऐसे में चीता उसमें मुकुटमणि की तरह है, कोहिनूर के हीरे की तरह है। मेरी अपनी ओर से बधाई। तो देखिए, मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान रच रहा है और पर्यटन के मामले में दुनिया का ध्यान आकृष्ट किया है मध्य प्रदेश ने। अभी कुछ समय पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब श्योपुर के कूनों में चीते छोड़े थे, तब ये सवाल किए जा रहे थे कि इन चीतों का पुनर्वास यहाँ कैसे होगा, और चीतों का सर्वाइवल रेट बहुत कम था जहाँ से ये आए वहाँ भी। लेकिन मध्य प्रदेश में ये सर्वाइवल रेट जो बना, जो चीतों का यहाँ पुनर्विस्थापन हुआ, वो काबिल तारीफ है और ये आश्चर्यजनक है। अब यहाँ 3rd जनरेशन के चीते कुलाचे मार रहे हैं और अभी आपने सुना मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुरैना से लेकर राजस्थान तक दौड़ लगा रहे हैं मध्य प्रदेश के चीते, और ये एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में, चीता केंद्र के रूप में ये क्षेत्र विकसित हुआ है। वहाँ की इकोनॉमी 5 गुना बढ़ गई है। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है। और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि हम चीता स्टेट हैं, हम टाइगर स्टेट हैं, हम घड़ियाल स्टेट हैं, हम वल्चर स्टेट हैं। और वल्चर के साथ मध्य प्रदेश का जो कल्चर है वो भी बड़ा समृद्ध और गौरवशाली है। आज ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बड़ी झील में 20 शिकारे भी मुख्यमंत्री जी ने छोड़े। तो ये भी एक बड़ी झील की खूबसूरती में 4 चांद लगाने जैसी बात हुई। तो आज इसी विरासत के साथ विकास पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में 2 बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं। दोनों का मैं आपसे तारुफ फटाफट करा दूं। मेरे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रवि अवस्थी जी हमारे साथ स्टूडियो में। रवि जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के एक और वरिष्ठ पत्रकार अनूप दुबोलिया जी भी हैं। अनूप जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत अवस्थी जी आपसे। मध्य प्रदेश जो है पर्यटन के क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान रच रहा है, आपका एक ओपनिंग रिमार्क। हाँ बिल्कुल योगी जी, देखिए हालांकि ये तो कहा जाता रहा है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावना है। प्रकृति ने यहाँ काफ़ी समृद्ध मतलब संपदा इस मामले में दी है और निश्चित तौर पर चूँकि देश का अगर सर्वाधिक वन क्षेत्र है तो वो मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा भौगोलिक दृष्टि से भी देखें तो कई ऐसे पर्वतीय स्थल हैं, जल संरचनाएँ हैं जो यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। आप देखिए कि भोपाल तो झीलों का शहर माना जाता है और इसको जिस विरासत के साथ, यानी एक तरीके से विरासत इसलिए भी कहेंगे कि चूँकि यहाँ का नवाबी दौर की एक तरीके से वो जो तहजीब रही है, जो लोग शौकिया तौर पर इस तरह के चीज़ें पसंद करते हैं, उस विरासत को आगे बढ़ाते हुए आज मध्य प्रदेश सरकार ने ये सौगात कम से कम भोपाल वासियों को दी है। क्योंकि आप देखिए कि जब भी छुट्टियों के दिन होते हैं तो सर्वाधिक जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं बोट क्लब पर या बड़ी झील के किनारे नज़र आती है। तो उसको देखते हुए भी अगर सरकार ने ये जो प्रयास किया है कि आज वहाँ 20 शिकारों की सौगात दी है तो निश्चित तौर पर एक सराहनीय प्रयास कहा जा सकता है। इसके अलावा आप देखिए हनुवंतिया टापू को जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों के दौरान संवारा गया है, तो आज यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की भी जल स्पर्धाएं होने की तैयारी है। तो ये दिखाता है कि आपके पर्यटन की अपार संभावना है। केवल मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम हो, राज्य सरकार ने जो प्रयास किए हैं मिलजुल कर, तो निश्चित तौर पर इसके परिणाम, अब सुखद परिणाम सामने आने लगे। न केवल पर्यटन बल्कि आप देखिए धार्मिक स्थलों को भी पर्यटन से जोड़ा गया है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो अवसर, इससे रोजगार के अवसर भी मिलते हैं और निश्चित तौर पर आर्थिक तरक्की तो होती है प्रदेश की।
लेकिन साथ साथ बड़ी संख्या में जब बाहर के लोग आते हैं, आज महाकाल लोग हैं, आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में टूरिस्ट वहाँ पर बढ़ गए हैं जो धार्मिक है। तो ये सब चीज़ें दिखाती है कि विकास का अगर आपके अंदर विजन है तो उसको धरातल पर उतारा जा सकता है। इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है और मोहन सरकार जो है इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है, चाहे वो मेट्रो का मामला हो या तमाम चीज़ें हो। निश्चित ये उसी का एक उदाहरण भी है। आपने एक बात जिक्र किया रवि जी यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स को लेकर, मैं उस पर भी आऊँगा। और मुझे तो अच्छी तरह याद है, हमने बहुत एक रिपोर्टिंग की इसको लेकर, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पे कायाकिंग कैनोइंग एशियन लेवल की हुई थी। ये मैं बता रहा हूँ आपको 2005-06 की बात, मैंने तो उसको कवर भी किया था। और जब जापान और वहाँ के जो चीन के जो लोग आए वो तो यहाँ की बड़ी झील को देखकर आश्चर्यजनक थे कि आपके पास इतनी बड़ी वाटर बॉडी है और यहाँ वाटर को लेकर कुछ नहीं हो रहा। लेकिन सरकार ने अब इस दिशा में प्रयास बढ़ाए। आज देखिए मध्य प्रदेश का जो भोपाल का जो बड़ा तालाब है वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का केंद्र बन चुका है। और आज तो इतनी बड़ी सौगात बड़ी झील को मिली। अनूप जी, मैं आइए आपसे जानना चाह रहा हूँ कि देखिए मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है कि जहाँ प्रकृति ने बड़ी जम के नवाजा, प्रकृति ने की भरपूर कृपा मध्य प्रदेश पर है। इतनी बड़ी वाटर बॉडीज आपको सहजता से कहीं नहीं मिलेंगी। इतने बढ़िया यहाँ के वन क्षेत्र जिसका जिक्र भी रवि जी ने किया, पर्वत, बड़े बड़े पहाड़ आपको यहाँ मिल जाएंगे, प्रकृति की सुंदर सुंदर वादियाँ यहाँ पे, हरी भरी वादियाँ देखकर ही मन खुश हो जाता है। इस प्रकृति के भरपूर नज़ारे को आप कैसा देखते हैं? पर्यटन के लिए जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो प्रयास किए और जो टूरिस्ट स्थान डेवलप किए, चाहे वो हनुमंतिया का आपने जिक्र किया, अभी मड़ई का जिक्र कर दिया, ऐसे बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट मध्य प्रदेश में डेवलप किए गए, इन सब को लेकर आप क्या सोचते हैं? बहुत अच्छे प्रश्न हैं योगी जी आपके। मैं एक दर्शकों को, और आदरणीय अवस्थी जी मेरे साथ हैं, मैं एक बहुत अच्छी नॉलेज की बात शेयर करना चाह रहा था। निश्चित रूप से वो दर्शकों तक भी पहुंचना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि पूरे भारत में जो सबसे पहला फॉरेस्ट डिवीजन बना था वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में बना था। इसका मतलब ये है कि हम निश्चित रूप से भवानी दादा की, आदरणीय भवानी प्रसाद मिश्र जी की सतपड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल याद करते हुए ये कह सकते हैं, जो सागवान की लकड़ी है, सागौन जिसको हम लोग बहुत बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, सफेद सागौन पूरे भारत में सिर्फ बैतूल जिले में शाहपुर इलाके में हुआ करती थी। देश का पहला जो वन मंडल है वो बैतूल जिले में बना था, मतलब मध्य प्रदेश में बना था। इससे साफ जाहिर है कि नैसर्गिक और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हमारे मध्य प्रदेश में दो चीज़ों की आज जो जिस पे बात चल रही है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वास्तव में बहुत अच्छी बात कही कि टूरिज्म बड़ा है। मैं उसको थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हुए एक बात और बताना चाहता हूं जी, कि जो लोकल टूरिज्म है और रिलीजियस टूरिज्म है, वो उसका ग्राफ मध्य प्रदेश में पिछले मुश्किल से 5 साल में जो है जिस तेजी से बढ़ा है, उसमें देश के दूसरे बड़े राज्य भी पीछे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। रिलीजियस टूरिज्म और लोकल टूरिज्म। जहां तक शिकारे की बात है योगी जी, मैं बताऊं आपको, हालांकि पिछले करीब लगभग 4 साल से ये प्रयास चल रहा था, और आज जिस वक्त बड़े अच्छे दिन, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बताया, चीतों को लेके, बाघों को लेके, तो मैं एक दो याद, यदि आप इजाजत दें तो मैं मुझे दैनिक भास्कर ने 1998 में मुल्ताई गोलीकांड जब हुआ था जनवरी में, तो वहां मेरे को सौभाग्य मिला था कवरेज करने के लिए। 98 यानी लगभग मैं 27 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं जी। वहां पर जो बैतूल का एडजॉइनिंग शहर है, बैतूल वो महाराष्ट्र का एडजॉइनिंग शहर है बैतूल, तो सटा हुआ एक इलाका चिखलार रेंज करके पड़ती थी। तो तकरीबन हम 30 फीट नीचे खाई से जब देखते थे तो वहां 12 कभी 15 कभी चीते, बाघ ये नजर आते थे। और लोग वास्तव में वो एक टर्निंग पॉइंट था, वहां से जो रास्ता घूमता था, तो वहां तकरीबन इतने बाघ और शेर एक साथ हमने देखे योगी जी। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम उस राज्य के निवासी हैं जिसको परमात्मा ने नैसर्गिक सौंदर्यता की अकूत संपदा प्रदान की है। बिल्कुल ठीक बात की आपने। अच्छा रवि जी, ये भी देखिए कि कूनों का ऐसा जलजला पहले नहीं था, जैसे ही वहाँ पे चीतों की बसाहट हुई, और आप वहाँ देखिए वहाँ का नक्शा धीरे धीरे पूरा बदल गया, और आज 32 वहाँ चीते फर्राटे भर रहे हैं। आप बिल्कुल देखिए योगी जी, इस मामले में एक खास बात ये भी है कि जो एक तरीके से, मैं ऐसे कलंक तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक
संयोग है कि देखिए जब आखिरी चीता जो 1950 के दशक में जो देखा गया था वो मध्य प्रदेश, उस समय चूंकि छत्तीसगढ़ नहीं बना था, वो अंचल जो है छत्तीसगढ़ अंचल है, तो आखिरी चीता का शिकार बताया जाता है कि वही हुआ था। उसके बाद एशिया से चीते लगभग विलुप्त हो गए थे। आप देखिए संयोग देखिए 72 साल के बाद, यानी अभी जब प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से ये मध्य प्रदेश को चुना गया, खास करके जो हैबिटेट है वो और भी जगह चूंकि उसका परीक्षण हुआ, लेकिन कूनो यानी का जो एरिया है वो सर्वाधिक अनुकूल पाया गया। उसको देखते हुए यानी मध्य प्रदेश को वापस ये सौभाग्य मिला कि जहां से चीते विलुप्त हुए थे आखिरी बार में, वहीं पर देखिए आप मध्य प्रदेश की, ये संयोग है। बिल्कुल सही। और हालांकि इसमें भारत सरकार, प्रदेश सरकार दोनों के समन्वित प्रयास रहे और कूनों को उसको हैबिटेट के लायक पाया गया। और आज देखिए वो जो जिन्होंने इसका परीक्षण किया था, जिन्होंने इस चीज़ को संभावना जताई, आज वो कहीं ना कहीं सफल होती नजर आ रही है। तीसरी पीढ़ी के चीते यहाँ फर्राटे भर रहे हैं और अब तो अलग अभ्यारण्य बनाने की भी उनके लिए बात हो रही, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी बढ़ेगी। गांधी सागर किए जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप देखिए कि उसमें हालांकि उस समय नौरादेही सागर का भी मतलब देखा गया था, लेकिन कूनों को बेस्ट उसको नहीं, वहाँ की जो बसाहट है, वहाँ की जो लंबे लंबे जो घास के जो बड़े बड़े बिल्कुल वो तमाम चीजें हैं जो बिल्कुल अनुकूल है। उसको अनुकूलन को देखते ही हुए जो है वो चीतों की बसाहट वहाँ हुई और वो प्रोजेक्ट बिल्कुल सफल रहा है। और एक बार चीते जो है फिर एशिया में कम से कम मध्य प्रदेश में उसको लोग मतलब बिल्कुल आप देखिए कि टाइगर और लेपर्ड और तमाम जो चीजें हैं उसमें तो हम सिरमौर हैं ही मध्य प्रदेश, और अब जो है वो चीतों के मामले में भी नंबर 1। अच्छा अनूप जी, एक बात हो रही, क्योंकि आपने बड़ी रिच बात की आपने, ये वन जो पर्यटन है ये एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है किसी भी पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, उसके लिए चाहिए फॉरेस्ट, लेकिन मध्य प्रदेश में ये प्राकृतिक रूप से ही है, तो ये प्लस पॉइंट मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के लिए निश्चित रूप से है। आप मैं बताऊं आपको, जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस हैं, कभी मौका मिले तो आप जरूर जाइएगा। पूरे सतपुड़ा का जो बेल्ट है उसको मैं ट्राइबल बेल्ट भी कह सकता हूँ, सॉरी, ये शुरू हो जाता है भोरा करके, आपने जगह स्थान का नाम सुना होगा। जैसे ही हम होशंगाबाद जिले की बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो भोरा से लेके जो महाराष्ट्र का सीमा तक, वहां की बॉर्डर तक, महाराष्ट्र की सीमा का जिला जो है वहां तक पूरा एक बेल्ट है पूरा, वो ट्राइबल मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, तमाम जो पूरा एक बड़ा पट्टा है, वहां निश्चित रूप से डेंस फॉरेस्ट है वो। और अभी मैं आपको एक जानकारी और कर सकता हूं दर्शकों से शेयर, शायद मेरे हिसाब से सही हो सकती है, आदरणीय रवि जी से ध्यान चाहूंगा मैं, कि जो सैटेलाइट के जो इमेजेस आते हैं जो डेंस फॉरेस्ट की, तो उसमें आज भी जो सेंट्रल इंडिया को सबसे डेंस फॉरेस्ट बताया जाता है, सेंट्रल इंडिया का बड़ा पोर्शन जो है एमपी कवर करता है, उसमें छत्तीसगढ़ भी आता है। तो जो आपने प्रश्न किया था, मैं समझता हूँ ये जवाब नहीं, ठीक बात। अच्छा, थोड़ा सा मैं टर्न करूँ उसको, रवि जी, थोड़ा सा आपने जिक्र एक बार जरूर किया था शुरुआती दौर की चर्चा में, ये जो रिलीजियस टूरिज्म जो आजकल बढ़ रहा है, और मध्य प्रदेश में जो सरकार ने इस दिशा में जो काम किया है, ये जो अपने धार्मिक टूरिस्ट प्लेसों को एक सर्किट बनाकर उनको जोड़ना, अब महाकाल लोक का डेवलपमेंट जिस तरीके से हुआ, अभी ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, और अब ये राजा ओरछा तक आ गए, यहाँ राम राजा लोक परिसर बन रहा है, फिर राम वन गमन पथ बन रहा है, कृष्ण पाथे बन रहा है। इन सब को लेकर, क्योंकि भारत की तो प्रकृति जो है, भारत के लोग जो है बड़े धर्म प्रेमी लोग होते हैं, और यहाँ तो बड़ा महत्व इनका। देखिए योगी जी, इसके पीछे एक बात सबसे पहले ये समझनी पड़ेगी कि मध्य प्रदेश चूंकि देश के मध्य में, स्वाभाविक तौर पे यहाँ कोई बंदरगाह नहीं है, और मध्य प्रदेश का जो राजस्व का एकमात्र है वो या तो टैक्स है, क्योंकि कृषि प्रधान राज्य है, तो निश्चित तौर पे एक बड़ी आबादी कृषि पे निर्भर है, और सरकार के जो राजस्व संग्रह का एक है, तो 2-3-4 ऐसे मद हुआ करते थे जिससे सरकार पैसा जुटाती थी। लेकिन आप बात है पहले भी बहुत हुई, लेकिन आप देखिए कि पिछले कुछ सालों के दौरान, चाहे मौजूदा सरकार हो, इससे पहले की सरकार में भी ये काम हुआ है, आप देखिए लगातार कैसे राजस्व बढ़ाया जाए, कैसे विकास किया जाए प्रदेश में, कैसे रोजगार के अवसर पैदा किए जाए, इन तमाम बातों को लेकर जब चिंतन हुआ और उन्हें धरातल पर उतारने के प्रयास हुए, तो आप देखिए धार्मिक पर्यटन स्थल भी विकसित हो गए, आज वहाँ भी लाखों की संख्या में लोग आने लगे।
फॉरेस्ट में भी पर्यटन को बढ़ावा दिया गया। आप देखिए कि तमाम, चाहे वो का बघेलखंड का वन क्षेत्र हो या आपके का तमाम, आज वर्तमान स्थिति में सारे जो नेशनल सेंचुरी है वो सब की सब बुक हैं, मतलब ये स्थिति है वहाँ पर अभी मतलब ये स्थिति है। न्यू ईयर के तो पहले ही बुकिंग। हाँ, तो ये दिखाता है कि अगर आपके अंदर विजन है, आपको कुछ करने का, अगर आप प्रदेश का वाकई विकास चाहते हैं और वो करके दिखाया सरकार ने, तो ये निश्चित तौर पर उसके परिणाम, सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। चाहे वो कूनों का मामला हो या आपके तमाम कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, आप देखिए सब जगह जो है टूरिस्ट फुल चल रहे हैं। तो ये दिखाता है। आप नई मढ़ई में कितने लोग पहले आते थे, लेकिन आज देखिए कि वहाँ पर बुकिंग है। अभी हेली सेवाएं शुरू हो गई, तो हेली सेवाएं, तो जैसे जैसे विकास, तो निश्चित तौर पर ये मध्य प्रदेश के विकास में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। और इसको काफ़ी पहले सोचा जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार में ये जो पर्यटन को लेकर जिस तरीके से विकास हुआ है, तो निश्चित तौर पर इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अच्छा, एक बात जरूर है अनूप जी, न केवल डेवलप हुआ पर्यटन को लेकर मध्य प्रदेश में, विकास हुआ जबरदस्त तरीके से, विरासत के साथ विकास हुआ, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मानकों के अनुरूप हुआ जी। अब आप देखिए, अभी थोड़ा सा जिक्र किया, जैसे पीएम हेली सेवा जो शुरू हुई है, अब आप केवल इंदौर उतर जाइए, कोई भी टूरिस्ट आएगा, इंदौर आए, इंदौर से आपको हेली सेवा मिल जाएगी, चाहे आप महाकालेश्वर चले जाएं, ओंकारेश्वर चले जाएं, मढ़ई चले जाएं, इवन पचमढ़ी तक चले जाएं। तो ये एक बहुत अच्छा सरकार ने प्रयास किया कि हम न केवल लोकल तक सीमित रहें, बल्कि हम ग्लोबल की सोच की थॉट हमारे दिमाग में रहे, और उसके अनुरूप ये सेवा शुरू की गई। ये निश्चित रूप से लोकल से ग्लोबल वाला जो कॉन्सेप्ट था। और जहाँ तक रिलीजियस टूरिज्म की बात करता हूँ योगी जी, तो मध्य प्रदेश पे वास्तव में एक बड़ा प्रताप है, जो देश में 12 हमारी आध्यात्मिक भूमि है, भारत ज्योतिर्लिंग कह लें, तो जो सबसे बड़ा और सबसे प्रतापी ज्योतिर्लिंग है बाबा महाकाल का जी, तो उसका दक्षिण मुखी है बाबा। तो उनका जो प्रताप है, वास्तविकता देखी जाए तो मध्य प्रदेश की भूमि अपने आप में, और उसका जो 2 ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर, तो उन 2 ज्योतिर्लिंग का प्रताप, प्रकृति का अकूत संपदा, नैसर्गिक सौंदर्य, तो इसका भरपूर होना। और रिलीजियस टूरिज्म की बात करूं मैं, तो जैसा कि अवस्थी जी ने भी एक जिक्र किया अपने जवाब में, मध्य प्रदेश में दरअसल क्या आप देखेंगे तो ओरछा को देखेंगे तो एक एक पवित्र स्थान का इतना, जैसे चित्रकूट है, तो चित्रकूट के 2 हिस्से हैं, यूपी में, एक एमपी में, लेकिन जो श्री रामचरितमानस में जिसका जिक्र है, तो वो वाला जो पोर्शन है वो मध्य प्रदेश में। यहाँ बहुत लंबा समय प्रभु श्री राम ने यही गुजारा, निश्चित रूप से। बस एक चूंकि समय कम है, लेकिन एक छोटी सी चर्चा जरूर इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश नदियों का भी मायका है, रवि जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पे शताधिक नदियां 107 के आसपास गिनी जाती है, लेकिन इससे भी ज्यादा नदियां हैं। और आप देखिए सबसे पवित्र नदी नर्मदा अद्भुत है। आप लगभग आधे प्रदेश का वो जीवन दायिनी है। 20 जिलों में से तो होकर 16 जिलों से गुजरती है, और 20 जिलों को जो है वो कहीं ना कहीं उसका भरपूर लाभ मिल रहा है। तो ऐसी पवित्र नदियाँ, मंदाकिनी, ताप्ती, तो ऐसी पवित्र नदियाँ जब मध्य प्रदेश में है, तो निश्चित तौर पर प्रकृति ने अनुपम सौगातें पहले से दी है। अब आप उसका कैसा उपयोग करते हैं ये आपके पर निर्भर है, और जितना सदुपयोग होगा, निश्चित तौर पर प्रदेश के विकास में उसकी उतना बिल्कुल। एक लास्ट कमेंट अनूप जी आपका भी इस पूरे समअप करते हुए जी, नदियों को लेकर, धार्मिक पर्यटन को लेकर और वन संपदा को लेकर आपका लास्ट कमेंट। हालांकि मैं समझता हूँ कि रवि जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। 107 नदियाँ आपने जो बताई हैं, तो दोनों चीजें हैं जो मैंने बाबा महाकाल से जुड़ी एक बात शेयर की थी, दक्षिण मुखी। तो नर्मदा जी विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, ठीक, विपरीत दिशा में, तो वो अलग प्रताप है उसका। बिल्कुल। तो जो धार्मिक स्थानों का प्रताप है, उसका बड़ा मध्य प्रदेश में मेहरबान है परमात्मा। बिल्कुल ठीक बात है। तो कुल मिला के ये है कि प्रकृति तो मेहरबान थी मध्य प्रदेश के ऊपर, यहाँ की वन संपदा मेहरबान थी, लेकिन अब सरकार भी मेहरबान हो गई। सरकार भी मेहरबान, और सरकार ने उस दिशा में बड़े जबरदस्त प्रयास किए। और जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि लोकल से ग्लोबल लेवल तक के उन्होंने उस थॉट को ध्यान में रखते हुए विकसित किया। और धार्मिक पर्यटन के मामले में तो बड़ा ऐतिहासिक काम किया। इसके साथ साथ जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें थी, जो ऐतिहासिक स्थल थे, उनको फिर से नए सिरे से सजाया संवारा जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार इस बात के लिए धन्यवाद की पात्र है। बहरहाल आपने इतना रिच कंटेंट इस चर्चा में के दौरान आपने साझा किया। रवि जी आपका भी, अनूप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया। तो बाखबर में फ़िलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND24। नमस्कार।